ब्लड की बात करें तो इसका कॉम्पोजिशन एक बार देख लेते हैं। तो लगभग 45% ब्लड सेल्स होती हैं, 55% प्लाज्मा होता है, और इसमें से कुछ मात्रा जो है सीरम की भी होती है। अब प्लाज्मा क्या है, तो ब्लड में से आप ब्लड सेल्स को निकाल दो, ये जो ब्लड सेल्स हैं इनको निकाल दो, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो क्या है, प्लाज्मा है। ब्लड में से जो भी आपकी सेल्स हैं, सेल्स कोई भी हो, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, इन सभी को अलग कर दो आप, तो बाकी क्या बचा, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर निकाल दो आप, क्लोटिंग फैक्टर निकाल दो, जो क्लोट की फॉर्मेशन करते हैं, रुधिर का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं, जो बेसिकली प्लाज्मा में से अगर आप क्लोटिंग फैक्टर निकाल दो तो वो बचता है सीरम। ठीक है, वो क्या बचता है, सीरम। प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर आप निकाल देंगे तो क्या बचेगा, सीरम बचेगा। तो कहने की बात यह है कि ऑल द कंपैरिजन ऑफ सीरम एंड प्लाज्मा इज ऑलमोस्ट सेम एक्सेप्ट क्लॉटिंग फैक्टर। तो फर्क कहाँ पर आ रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर पर आ रहा है। दोनों का जो कंपोजिशन है वो सेम है, प्लाज्मा भी सेम है, सीरम भी सेम है। बस फर्क क्या है कि सीरम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, सीरम के अंदर क्या नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। बाकी सेम कॉम्पोजिशन जैसे प्लाज्मा का है ऐसे ही जो है सेम कॉम्पोजिशन सीरम का है, बजाय इसके कि इसके अंदर जो है क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। इतना आप समझ लीजिए। तो सीरम आप समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक पार्ट जो है क्या है, प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा के अंदर जो है क्या क्या कार्बनिक चीज़ें जो है पाई जाती है, ऑर्गेनिक चीज़ें जो है कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि प्रोटीन जो है मिलती है प्लाज्मा यानी ब्लड के अंदर बेसिकली। तो सबसे मेन जो प्रोटीन मिलती है इसके अंदर एल्बुमिन प्रोटीन मिलती है। ये एल्बुमिन प्रोटीन मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, और इसका मेन फंक्शन होता है कि ये जो है ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखती है। तो क्या करके रखती है कि एल्बुमिन एक मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है हमारे ब्लड में, और ये जो है ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को जो है मेंटेन करके रखती है। दूसरा, ये ब्लड वॉल्यूम को भी मेंटेन करके रखती है, और पानी को जो है ब्लड के अंदर पकड़ के रखती है। इसकी ये भी कैपेसिटी है कि ये जो है पानी को ब्लड के अंदर पकड़ के रखती है। अगर इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब इस प्रोटीन की अगर ब्लड में कमी हो जाए, इन केस ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी, अगर किसी वजह से ये प्रोटीन कम हो तो उससे क्या होगा, चाहे तो वो डाइटरी डेफिशिएंसी हो, मतलब खाने में हम ये प्रोटीन हमें नहीं मिल रही है, फिजियोलॉजिकल कोई डेफिशिएंसी हो जाए किसी कारण से, या लीवर हमारा बिगड़ जाए, ठीक है, लीवर बिगड़ जाए, तो तब क्या होगा, एल्बुमिन का अमाउंट जो है अगर ब्लड में कम होगा तो हमारे ब्लड से वाटर का लॉस होगा, पानी निकलेगा और कहाँ पर जाएगा, टिश्यू लेवल पर जाएगा, और जितने भी हमारे टिश्यू हैं उनमें क्या होगा, एडिमा होगा, उत्तक में क्या होगा, सूजन आ जाएगी, पानी भर जाएगा हमारे अंगों में। ठीक है, पानी जो है भर जाएगा हमारे अंगों में। अगर जो है एल्बुमिन प्रोटीन की मात्रा जो है ब्लड में कम पाई जाएगी तो उस वजह से क्या होगा, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो नहीं रहेगी, और वो वाटर लॉस होगा हमारे टिश्यू लेवल पर, और जिस वजह से जो है हमारे टिश्यू में यानी ऊतकों में क्या होगा, पानी भर जाएगा। एडिमा उस अवस्था को हम कहते हैं जब शरीर में जो है पानी की वजह से सूजन आ जाती है। तो इस प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, मेरेस्मस हो सकता है, क्वाशरकोर, दो बीमारियां हो सकती है, मेरेस्मस, क्वाशरकोर, ये बेसिकली प्रोटीन डेफिशिएंसी की बीमारियां हैं, और ये बेसिकली जो है ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं, ये डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। इसमें शरीर जो है सूखा और मतलब दिमागी जो है कमजोरी होती है एक तरह से। तो इस तरह की जो है प्रोटीन डेफिशिएंट ये कुछ बीमारियां हैं जिस वजह से जो है ये हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबिन की। तो ग्लोबुलिन जो है पाई जाती है, ग्लोबुलिन पाई जाती है, एल्बुमिन की बात कर लिया हमने, अब बात करें ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन जो है तीन तरह की हो सकती है, अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन। अल्फा, बीटा, गामा ग्लोबुलिन, इसमें से जो गामा ग्लोबुलिन है ये जो है एंटीबॉडीज कहलाती है, और ये एंटीबॉडी जो है इम्यूनिटी में रोल प्ले करती हैं। इम्यूनिटी मतलब हमारी प्रतिरक्षा में कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस आया हमारे शरीर पर अटैक करा उसने, और उसमें ये जो है उसको पकड़ने में मदद करती हैं बेसिकली, वहाँ पर इनका काफ़ी अच्छा रोल है।
तो इन्फेक्शन के दौरान इनका जो है इम्यूनिटी में रोल होता है एंटीबॉडीज़ का, जो गामा ग्लोबुलिन होती है बेसिकली। एल्बुमिन और अन्य जो ग्लोबुलिन है यानी अल्फ़ा और बीटा और एल्बुमिन, ये जो है ये जो है ये जो है क्या होता है कि जब गामा ग्लोबुलिन इंक्रीज होती है, इसकी कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होती है, तो ये अल्फ़ा बीटा और एल्बुमिन की जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली कम हो जाती है, कम होती है बेसिकली। अब और क्या पाया जाता है इसमें, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन पाई जाती हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो सहारा देती है एक तरह से, तो ये बेसिकली एक्टिव स्टेट में होती है, लेकिन एक्टिव ये तभी की जाती है जब इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये हम पढ़ेंगे कि ये जो है किस में मदद करती है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन पाई जाती है। और क्या पाया जाता है ब्लड के अंदर, एंजाइम्स पाए जा सकते हैं। एंजाइम्स भी कौन से, बेसिकली एमाइलेज और लाइपेज। तो ये बेसिकली एमाइलेज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करने वाला एंजाइम है और लाइपेज बेसिकली लिपिड को डिग्रेड करने वाला एंजाइम है। तो ये जो है बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में जो है उपस्थित होते हैं हमारे ब्लड में। लेकिन अगर ये इनकी मात्रा बढ़ती है तो क्या हो सकता है, वो एक पैंक्रियाटिक डिजीज हो सकती है, पैंक्रियाटिक डिजीज हो सकती है। और क्या हो सकता है, क्रिएटिन काइनेस हो सकता है। और ये अगर बढ़ता है तो उससे क्या होगा कि हार्ट और लीवर डिजीज हो सकती है। और क्या होता है ब्लड के अंदर, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस होता है। ये अगर बढ़ता है तो इससे भी हार्ट और लीवर की डिजीज, मतलब ऐसा इंडिकेशन माना जा सकता है कि अगर ब्लड के अंदर, मतलब हम ये एक तरह के इंडिकेटर ले सकते हैं। इंडिकेटर कैसे कि मतलब अगर एमाइलेज और लाइपेज वैसे तो ट्रेस अमाउंट्स में पाया जाता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा जो है आपको ब्लड के अंदर बढ़ी हुई दिखाई देती है तो पैंक्रियाटिक डिजीज है। क्रिएटिन काइनेस की जो है मात्रा अगर आपको बढ़ी हुई दिखाई देती है तो हार्ट और लीवर की डिजीज है। और क्या है कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, अगर इसकी मात्रा वो जो है बढ़ी हुई दिखती है तो उससे जो है हार्ट और लीवर की डिजीज है दोबारा। एलेनिन ट्रांसएमिनेस या सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेस SGPT अगर बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर तो तब भी कौन सी डिजीज है, लीवर की डिजीज हो सकती है। एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेस या सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलोएसीटेट ट्रांसएमिनेस SGOT एसगॉट, अगर ये भी बढ़ा हुआ है तो तब भी जो है लीवर डिजीज के चांस हैं। एल्कलीन फॉस्फेटेस अगर बढ़ा हुआ है तब जो है बोन डैमेज हो सकता है। तो ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये हमको क्लिनिकल, एक तरह के क्लिनिकल इंडिकेटर हैं बहुत सारी डिजीज़ के लिए। मतलब अगर ये बढ़ा हुआ है तो ये डिजीज़ हो सकती है, ये बढ़ा हुआ तो ये डिजीज़ हो सकती है। जैसे एल्कलाइन फॉस्फेटेस अगर बढ़ा हुआ है तो बोन डैमेज हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह के क्लिनिकल इंडिकेशन का काम करती हैं कि ये हमको बताती है कि ये अगर ये चीज़ बढ़ी हुई है तो ये बीमारी हो सकती है, लीवर की बीमारी हो सकती है, हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो आप देख सकते हो कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस जैसे ये बढ़ा हुआ है तो क्या हो सकता है, हार्ट और लीवर की बीमारी हो सकती है। तो इससे जो है काफ़ी अच्छा इंडिकेशन जो है मिल सकता है हमें। और क्या हो सकता है, लिपिड हो सकता है। लिपिड भी जो है इसकी कई सारी फॉर्म हो सकती हैं, जैसे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। और क्या हो सकता है, अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स की मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म जो है ग्लूटामाइन और एलेनिन हो सकता है। और ये जो है ग्लूटामाइन सबसे ज़्यादा एबंडेंट पाया जाता है ब्लड के अंदर। और क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज की बात करते हैं। अब तक बात करी ऑर्गेनिक की, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज की। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में जैसे सबसे पहले कैटायंस की बात कर लेते हैं हम। कैटायंस में कौन कौन मिल सकता है ब्लड के अंदर, तो सोडियम हमारे ब्लड के अंदर मिल सकता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, बेसिकली ये सब चीज़ें मिल सकती है। एनायंस की बात करें तो क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट। तो ये सब चीज़ें जो है हमें मिल सकती है हमारे ब्लड के अंदर। और एक बात ये है कि जो ये बाइकार्बोनेट है SCO3-, ये जो है मेजर बफरिंग सिस्टम है ब्लड का। बफरिंग सिस्टम जो कि बेसिकली बफर का काम करता है, वो हम पढ़ेंगे कि क्या इसका बफरिंग वर्क है।